प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा आपके मैथ के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम ग्रुप से रिलेटेड एक एग्जांपल और बाकी आज थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपका कंप्लीट जो ग्रुप का बेसिक है वो नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम्स आपसे पूछी जाती है या और उनको कैसे सिद्ध किया जा सकता है वो सब हम सीखेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। आपकी बुक का ही बच्चों एक एग्जाम्पल है कि आपके पास सेट है कोई क्रमित युग्मों का, ठीक है, क्रमित युग्मों का कोई सेट है जहां आपके पास a और b दोनों रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनके लिए कोई ऑपरेशन o दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से a b o c d, जिसे हम लिखते हैं ac, bc प्लस d, कुछ ऐसा। बच्चों शायद आपको याद हो तो 12th क्लास में भी आपके एग्जाम्पल था, याद है या नहीं है? ये आपके 12th क्लास में भी एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.3 से पहले, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करते हैं और इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, एक प्रति आबेली यानी n, आबेली यानी नॉन आबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो है बट आबेली नहीं है, ठीक है। ग्रुप तो है लेकिन आबेली नहीं है। आबेली ग्रुप, सबसे पहले देखो ग्रुप सिद्ध करना, मुझे क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एसोसिएटिव यानी साहचर्य सिद्ध करना पड़ेगा। फिर मुझे आइडेंटिटी, मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा, तत्समक। फिर मुझे इनवर्स यानी प्रतिलोम सिद्ध करना पड़ेगा। फिर ऐसे बच्चों हम सिद्ध करते हैं कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। ये भी दिखाना है कि क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि n आबेली ग्रुप है। यदि मुझे सिर्फ इतना ही सिद्ध करना होता ना ग्रुप है तो मैं शुरू की 3 चीजें ही करता, लेकिन मुझे क्या सिद्ध करना है, n आबेली यानी ये क्रम विनिमय नहीं है, ये मुझे दिखाना है यहाँ पर। तो मैं ये भी सिद्ध करूँगा कि वो क्रम विनिमय नहीं है। तो ये बच्चों सोल्व करते हैं, लेकिन संक्रिया को पहले समझते हैं। आप क्या करते हो, कोई सीधा सवालों को नहीं करना है, पहले संक्रिया को समझना है, बेसिकली मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि a, b इस तरीके के रियल नंबर लेकर, मतलब बच्चों ये हो गया कि भाई a कोई रियल नंबर है, b कोई रियल नंबर है, इसका मैंने कोई क्रमित युग्म ले लिया। c कोई रियल नंबर है, d कोई रियल नंबर है, तो ये भी एक क्रमित युग्म है, इसी का ही होगा। यानी कोई भी रियल नंबर लेकर बनाऊं तो एक तरीके से इसका बेसिकली मीनिंग ये हो गया आपके 2D का मतलब समझते हो, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, यानी जो x और y अक्ष के अंदर जो तल है उसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सब। तो ये क्या कह रहा है कि a और c का गुणा करना है। तो बच्चों यदि a कोई रियल नंबर है, c कोई रियल नंबर है, तो AC भी क्या होगा, a गुणा c रियल नंबर ही होगा, ठीक है। फिर BC प्लस D, B और C का गुणा भी रियल नंबर होगा, D रियल नंबर है तो B C का गुणा रियल नंबर प्लस D रियल नंबर, ये रियल नंबर यानी एक इसी का ही एलिमेंट होगा, कोई भी बन सकता है, ठीक है। यानी इतना तो पता चल गया कि ये द्विआधारी संक्रिया है और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृतता, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है बच्चों उसको मैं लिखता हूँ साहचर्यता, जो हमें सिद्ध करनी है। तो साहचर्यता के लिए देखो मैं क्या मानता हूँ, मैंने मान लिया AB O CD O GH मान लेता हूँ, मानने को तो EF मान लिया ज़्यादा पर, लेकिन E और F ज़्यादातर मैक्सिमम केस में हम तत्सम के लिए यूज करते हैं, इसलिए एक बार मैंने वहाँ पे EF यूज नहीं किया, GH। तो बच्चा संक्रिया का मतलब क्या है, देखो समझने के लिए 1 2 3 4 1 3, 2 3 प्लस 4, कुछ ऐसा समझ लो। एक बार सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, कुछ सिर्फ समझाने के लिए यूज किया है कि 1 2 इनकी पोजीशन डिसाइड करती है, 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें लिखूँ। तो अब यदि मैं इस हिसाब से सबसे पहले जिनके बीच में O है उन्हीं को पोजीशन के देनी है, बाकी को पोजीशन नहीं देनी। जिन पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, मैं सिर्फ उन्हीं को पोजीशन दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ संक्रिया लगी हुई है उनसे पहले वाले और बाद वाले को महत्व देना है, बाकी कुछ भी हो उसको नहीं देना है, ठीक है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 1 3 ये तो फिक्स है, चलो AC, BC प्लस D तो लिखा हुआ है आपके पास O,
जी। अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें, 1 2 3 4 पोजीशन डिसाइड कर दी मैंने। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास सबसे पहले 1 3 आना चाहिए, यानी जो फर्स्ट है वो थर्ड के साथ। 1 फर्स्ट पोजीशन पे है मेरे पास AC, थर्ड पे है G, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ACG, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो सेकंड पोजीशन पे है मेरे पास BC प्लस D, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई फोर्थ प्लस में, तो बच्चों ये बन जाएगा ACG BCG प्लस DG प्लस H, कुछ ऐसा। बात समझ आई या नहीं आई, या कोई डाउट है? बच्चों संक्रिया को याद रखना है, उससे यानी आपका मेन फोकस O पे रहना चाहिए। अब ये मत देखो कि यहाँ पे BC प्लस D है, यहाँ पे केवल B होना चाहिए था, केवल C, ये नहीं। बेसिकली मतलब कि यहाँ पे 2 रियल नंबर होने चाहिए। और मैंने संक्रिया में क्या बताया था आपको, भाई ये है तो कोई रियल नंबर, यानी इसको BC प्लस D को एक नंबर मान के चलो कोई भी आप, तब ये सही कर पाओगे। यदि आप BC प्लस D को ये मानते हो कि अलग अलग नंबर बन के क्या करें, तो नहीं हो पाएगा बच्चों, कभी भी नहीं हो पाएगा। जो रिजल्ट है उसको एक सिंगल वैल्यू मान के चलो, तब होगा, ठीक है। अब आगे बार मैं 1 2 3 4 नहीं लिखूँगा, ये भद्दा लगता है ऐसे लिखते, सुंदर नहीं लगता, ठीक है। हमें सिर्फ सीधा समझने के लिए याद रखना है, बस संक्रिया के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, बाकी नहीं लिखूँगा। ABOCDOGH, ठीक है। बस पोजीशन आप याद रखो, माइंड में रखो, लिखना नहीं है। 1 3, तो 1 पे तो C दिखाई देता है, 3 पे G, तो यहाँ पे क्या जाएगा CG। फिर होता है 2 3, 2 सेकेंड पोजीशन पे तो D है, यहाँ पे G है, तो DG प्लस 4 यानी H। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट है? बस समझ आ गई होगी। इसके बाद मुझे वापस ये ऑपरेशन लगाना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो रूल के अकॉर्डिंग 1 3, तो 1 3 यानी 1 ये रहा 3 ये रहा ACG। फिर होता है 2 3 BCG प्लस फोर्थ DG प्लस H। तो बच्चों अब इनके ऊपर फोकस करो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए ACG है, BCG DG प्लस H एक जैसे हैं, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ साहचर्य है। तो बताओ बच्चों, ऑपरेशन अप्लाई करना समझ आया या नहीं आया? आया होगा। इस तरीके से तत्समक के लिए चलो इधर कर लेते हैं। तत्समक आपको मैंने बताया था, यदि कुछ ऐसा हो जाए, अब कोई बच्चा A के ऊपर फोकस करेगा। बच्चों मैंने आपको कहा था जो सेट हो एलिमेंट वैसा ही लेना है, जैसा सेट है जिसके एलिमेंट है वैसा ही तत्समक हो गया। यहाँ पे तत्समक केवल E नहीं लेना इस बार, जो सेट है वो आप किसका ले रहे हो, क्रमित युग्मों का। तो जो इसका जो तत्समक अवयव आएगा वो भी इसका क्रमित युग्म ही होगा। बात समझ आई है नहीं आई? दोबारा बच्चों रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो सेट संक्रिया लगा रहे हो वो सीधी संक्रिया नहीं है, वो संक्रिया जो ओ आप ऑपरेशन लगा रहे हो वो किसके ऊपर लग रहे हैं, वो G के ऊपर लग रहे हैं। G के ऊपर लगने का मतलब आप जितने भी एलिमेंट लोगे वो सब के सब G के ही होंगे, रिजल्ट G का आएगा, सब के सब G पे, ठीक है। और G एक तरीके से आपकी 2D को दर्शा रहे हैं ना, तो इसलिए AB का जो तत्समक आप निकालोगे वो 2D का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा, इसलिए उसको E, F के जैसा माना गया है। याद रह जाएगी ना, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो देखो 1 3 AE 2 3 BE प्लस 4F इक्वल टू, कंपेयर करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं। AE इक्वल A लूंगा तो E की वैल्यू A/A1, BE प्लस F इक्वल टू B लूंगा, E की वैल्यू 1 लिखूंगा, कैंसिल हो गया तो F की वैल्यू आएगी 0। तो इस कंडीशन में जो तत्समक बनता है वो 1,0, लेकिन मैंने कहा था A*E और E*A दोनों लगानी है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे दोनों लगाने हैं, तो दोनों लगाऊंगा तो देखिए क्या आएगा। अब मैं पहले लिखूंगा EF फिर OAB इक्वल टू AB, तो इस पे लगाऊंगा तो फर्स्ट 3 थर्ड, तो EA ये होगा FA प्लस B, A,B इधर कर रहा हूँ साइड में। EA इक्वल A लूँगा तो A की वैल्यू तो 1 आएगी, और FA प्लस B इक्वल B लूँगा, B से B गया तो यहाँ से F की वैल्यू E की वैल्यू 1 0। तो इस बार भी क्या आया 1,0।
तो आप देख सकते हो कि दोनों बार जो रिजल्ट आया वो एक जैसा ही आया, इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि इसका तत्समक विद्यमान है। दोनों बार बच्चों जो रिजल्ट आया वो एक जैसा ही आया या नहीं आया, देख सकते हो एक जैसा आया, तो इसलिए मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, इसका तत्समक विद्यमान है। अब बारी आती है बच्चों इसके प्रतिलोम की। तो प्रतिलोम सिंपल सी है, मैं एक्स वाई मान के चलता हूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट, और क्या आना चाहिए इक्वल टू ई एफ। तो इस पे संक्रिया फर्स्ट 3 ए एक्स 2 3 बी एक्स 4 वाई इक्वल टू 1,0। तो जब बच्चों ए एक्स इक्वल टू 1 होगा, एक्स की वैल्यू होगी 1/e। 1/a यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। अब कारण समझ आया या नहीं आया, एक बार देखो। यहाँ पे स्टार्टिंग में a इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज 1/a, x इज इक्वल टू 1/a। तो यदि a 0 होता तो 1/a डिफाइन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह 1/a लूँगा तो b/a प्लस y इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू आएगी -b/a। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स आएगा। जैसे अब एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको 2,3 का चाहिए तो आएगा 1/2 - 3,2। a 0 नहीं होना चाहिए। मान लो 2,0 का चाहिए तो आएगा 1/2 - 0.20, तो इसका इन्वर्स ही होगा इस तरीके से, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। यानी बच्चों एक सिद्ध हो गया, भी प्रतिलोम भी विद्यमान है, साचर्य भी एक तत्समक है, यानी जी क्या है, एक ग्रुप हो गया। जी क्या हो गया बच्चों, एक ग्रुप हो गया। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब मुझे सिद्ध करना था अनआबेली, प्रति आबेली यानी क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो ए बी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। तो ये तो दिया हुआ है ए सी कोमा बी सी प्लस डी। अब सी डी को पहले कर दो, ए बी को बाद में। तो फर्स्ट थर्ड सी ए, ठीक है, चलो ये तो इक्वल ही है, डी ए प्लस बी। तो जो आप देखो ए सी इक्वल तो सी ए होगा, लेकिन क्या बी सी प्लस डी डी ए इक्वल बी होगा? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि यदि नंबर अलग अलग है तो ऐसा पॉसिबल देखो सभी के लिए नहीं होगा, शायद एक आधे नंबर के लिए हो जाए। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, ग्रुप जरूर है लेकिन आबेली नहीं है, यानी ये एक अनआबेलियन ग्रुप है, नॉन आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो बताइए बच्चों समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिद्ध कीजिए वो ग्रुप है या आबेली ग्रुप है या नॉन आबेली ग्रुप है, सामी समूह है, मोनोआइड है, तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है। सामी समूह सिद्ध करने के लिए आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी सिद्ध करोगे, मोनोआइड सिद्ध करने के लिए साहचर्य और तत्समक ये दो सिद्ध करोगे, ग्रुप सिद्ध करने के लिए 1 2 3 ये सिद्ध करोगे, आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए 1 2 3 4 ये सिद्ध करोगे। यदि इतनी बातें आप समझ जाते हो तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बस एक बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो याद रखो, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो संक्रिया किसी सेट के ऊपर है, ठीक है, उस सेट के अवयवों के ऊपर है। यानी जब भी आप संक्रिया ले तो उस सेट के ही एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, उस सेट के ही एलिमेंट लेने, और जो रिजल्ट आएगा जितने भी आपके साचर्यता करने पर तत्समक प्रतिलोम या जो भी है वो सब के सब उसी सेट के ही अवयव है, बाहर कुछ नहीं है। यानी आप उस सेट से बाहर नहीं जाओगे, यदि सेट के दायरे से बाहर निकल गए वहाँ गलतियाँ शुरू, ठीक है। सेट के दायरे के अंदर हो गए, और सेट की कुछ क्वालिटियाँ, एक अवयव केवल एक बार आता है, वो बात याद रखना। क्योंकि अब जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं बच्चों, हाँ कुछ क्वेश्चन जरूर है बीच में, वो आपके लिए ही हैं, कि मेन जो चीज़ें मैं उन्हीं पे आऊँगा, ठीक है। मैं बेवजह ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, जो मेन टॉपिक है हमारे वो सारी कवर करवानी जरूरी है आपको, ठीक है। देखो बच्चों आप सभी जानते हो आपकी 6 बुक है टोटल, और उनको यदि हम एक जो मेन टॉपिक पहले उन्हीं को कवर करेंगे, बाद में मैंने आपको यही कहा था, हाँ यदि हमारे पास टाइम बच जाता है तो उन्हीं बचे हुए टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तरीका याद रखना भाई, संक्रिया किस तरीके से लगानी है और उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है। तो बच्चों पेज नंबर 21 पर थ्योरम नंबर 1.3 मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जो थ्योरम है वो कोई ऐसी काम की नहीं, जो मेन थ्योरम वही करवा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। स्टेटमेंट याद रखोगे, क्रम याद रखना जरूरी नहीं है,
क्योंकि पेपर में कभी भी क्रम लिखा हुआ नहीं आता। आप सभी ये काम करते हो, आप सभी हमेशा से यही कि देखते आए हो चीज़। मेरे ने ये भी देखा है, बच्चे क्रम याद करते हैं कि ये पहली थ्योरम है, ये दूसरी थ्योरम है, ये पांचवी थ्योरम है। बच्चों क्रम नहीं, उसका स्टेटमेंट याद करो, ठीक है। बाई चांस क्रम आगे पीछे हो गया तो क्या करोगे? करना कुछ है, करोगे कुछ। इसलिए स्टेटमेंट याद रखो। तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब बच्चों इसका लाइन का बेसिकली मतलब समझो, फिर इसका प्रूफ मैं करूँगा। देखो, सिद्ध करने का जो तरीका है वो समझना आपको, ठीक है। अलग कोई डायरेक्शन में नहीं जाना है। सबसे पहले एक बात तो, जब भी हमने तत्समक ज्ञात किया किसी भी ग्रुप के लिए, क्या वो अलग अलग आए? जब भी हमने तत्समक ज्ञात किया तो क्या वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग आया था? क्या नहीं आया था। चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, तत्समक फिक्स होता है, यानी सभी अवयवों के लिए तत्समक अवयव केवल एक ही होता था, अलग अलग नहीं आया। यानी यदि कोई तत्समक अवयव है, जैसे मान लो बेबी मैंने सॉल्व करा 1,0, वो 1,0 ये नहीं है केवल a,b के लिए तत्समक है, वो c,d, x,y कोई भी एलिमेंट हो उन सभी के लिए वो तत्समक है, इतना याद रखना है। और वो उसी के अंदर है, तो ठीक है। उल्टा चलते हैं, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। माना G कोई ग्रुप है, माना G कोई ग्रुप है, मैंने G कोई ग्रुप ले लिया, तथा E व E डैश इसके दो तत्समक है, ठीक है। तत्समक होने का बच्चों आप जानते हो, आगे पीछे कर दो कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखना इस बात को। तत्समक जब भी मैंने किया A स्टार E इक्वल E स्टार A इक्वल A, दोनों तरीके से विद्यमान होता है। मेन तत्समक के लिए वो अवयव की क्रम विनिमयता होती है, ये बात याद रखोगे क्योंकि यहाँ पे मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है। तो ये तत्समक है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, आराम से सुनिए। अब E भी G के अंदर है, E डैश भी G के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों मैं प्राथमिकता देता रहूँ E को। माना E यदि तत्समक है, E क्या है? तत्समक है। तो E फिर तत्समक होने का मतलब E G के सभी अवयव का तत्समक होगा या नहीं होगा, ये बताओ। E को मैं यदि प्राथमिकता दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ E डैश को मैंने नहीं लिया, मैं सिर्फ E के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ E तत्समक है, कहने का अर्थ ये हो गया भाई E सभी का ही तत्समक होगा ना फिर। तो इसका मतलब E जो है वो E डैश का भी तत्समक होगा, यानी मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, E डैश E इक्वल E डैश इक्वल टू E डैश इक्वेशन नंबर 1, यानी E डैश का तत्समक क्या होगा, E होगा। ये याद रखना बच्चों, एक सेट का के अंदर केवल एक ही तत्समक होता है और वो सभी अवयव पे लागू होता है, अलग अलग के लिए नहीं होता। हाँ, प्रतिलोम अलग अलग होता है भाई। जब गुणन तत्समक है, मैं कह दूँ कोई रियल नंबर में गुणा के लिए एक होता है भाई, गुणन तत्समक एक होता है भाई। अब आपको एक का किसी में भी गुणा करो वही आएगा, जैसे 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 1 4, यानी एक है, सभी के लिए तत्समक है ना, अभी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो तत्समक फिक्स रहता है एक ही। तो यदि E और E डैश दोनों G के अंदर ही होंगे भी, मैं कह रहा हूँ G के 2 तत्समक हैं तो G के अंदर ही होंगे, बाहर तो हो नहीं सकते, ये तो मैंने आपको बताया। तो फिर E जो यदि तत्समक है तो E डैश का भी होगा। अब माना E डैश को मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो इस कंडीशन में E का तत्समक क्या हो जाएगा, E के लिए तत्समक E डैश हो जाएगा यदि E नहीं है तो फिर इस कंडीशन में E डैश E इक्वल E डैश इक्वल टू क्या आएगा, E होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। A स्टार E इक्वल E स्टार A इक्वल A, कुछ है सब। सॉरी बच्चों, यहाँ पे E डैश माना है ना, सही है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या देख सकता हूँ, E इक्वल E डैश रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, अर्थात तत्समक अवयव G ग्रुप है, ध्यान रखना, ये लाइन ऊपर चली गई, यहाँ पे आएगी, अद्वितीय होता
है। ये लीजिए बच्चों कंप्लीट हुआ। तो बताओ सारे बच्चे कि थ्योरम का पैटर्न समझ आया या नहीं आया? ठीक है बच्चों, आज सिर्फ थ्योरम स्टार्ट करवाइए, आपको ज़्यादा लोड मैं नहीं डाल रहा हूँ एक बार आप पे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए वर्कलोड बढ़ेगा, बढ़ाना ज़रूरी भी होगा, लेकिन एक बार समझिए। देखो सबसे पहले बच्चों याद रखो, जो बातें मैंने आपको बताई है, नंबर एक, हम जितनी भी प्रोसेस कर रहे हैं वो सेट के लिए कर रहे हैं। तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा, जो भी हम ले रहे हैं, वो सब के सब एक ही सेट के एलिमेंट है। तो यदि मैं दो तत्समक मान रहा हूँ ई और ई डैश, तो दोनों के दोनों जी के अंदर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और आपको ये भी पता है बच्चों, तत्समक होता है वो एक होता है, वो जो भी, चलो एक नहीं होता, चलो मान के चलो एक तो सिद्ध करना है, जो भी तत्समक होता है वो सभी अवयवों का तत्समक वही होगा। तो यदि ई तत्समक है तो बाकी सबका तत्समक ई होगा, ई डैश तत्समक है तो बाकी सबका भी ई डैश होगा। तो यदि ई तत्समक है तो ई डैश का तत्समक भी ई होगा, और ई डैश तत्समक है तो ई का तत्समक क्या होगा, फिर ई डैश होगा। तो दोनों केस मैंने अप्लाई कर दिए। तो तत्समक का केस आप क्या होता है आप जानते हो, ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए, कब, जब तत्समक है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी सबसे इम्पोर्टेंट, कि सर आपने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया। भाई आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया। तो बच्चों स्टार एक बात तो आपको दिया हुआ है कि संक्रिया स्टार है या संक्रिया ओ है या और कुछ है। संक्रिया जब नहीं दी गई हो ना तो हम इनको डायरेक्टली लिखेंगे। ए बी का मतलब यहाँ पे ए गुणा बी नहीं होगा, वो ए स्टार बी होगा। लिखा गुणा में जाएगा, बोला भी शायद ए गुणा बी जाएगा, मतलब ए स्टार बी है, वो संक्रिय है, ये याद रखना है। ई डैश का मतलब ए स्टार ई डैश है, बार बार में स्टार नहीं लगाया जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन हम करेंगे, थ्योरम करेंगे, वहाँ पे बार बार में स्टार नहीं लगाना है हमें। बुक के अंदर भी स्टार नहीं लगा, तो आपको ई डैश लिखा हुआ मिलेगा। आप ये मत सोचना वो ई गुणा ई डैश है, वो ई गुणा ई डैश जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एक्चुअली जो मीनिंग है वो ई स्टार ई डैश है। ठीक है, हाँ बोला भी शायद ई गुणा ई डैश जाए, हो सकता है क्वेश्चन बात है कि मैं भी बोल दूँ, बेसिकली समझने के लिए भी समझाने के लिए बोलना पड़े, लेकिन एक्चुअली जो मीनिंग है इसका वो ई स्टार ई डैश है बच्चों। ठीक है, तो अब शायद मेरे हिसाब से आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। तो बच्चों आगे थ्योरम का स्टार्ट किया है सिर्फ हमने, आगे के लेक्चर जो होंगे वो सब थ्योरम पे ही बेस्ड हैं। मैं सारी थ्योरम पे ही चलूँगा लेक्चर्स को लेके, और क्वेश्चन जो होंगे वो भी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये तैयार करनी है थ्योरम, एक एक बात को दिमाग में बैठाना है, क्योंकि आज सिर्फ जो आपको एक तरीका बताए भी थ्योरम इस तरीके की होंगी, तो आपको समझ सकते हो भी ग्रुप को किस लेवल के ऊपर हमें दिमाग में रखना होगा। जो सवाल करवाएं, जो बातें अभी तक बताई बच्चों, उनको दिमाग में बैठाओ। आप सेट के अंदर ही प्रोसेस कर रहे हो, सेट से बाहर नहीं जाना है, बाहर गए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।